तुम सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं हो, तुम हमारे लिए एक हथियार हो। ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए दुश्मन को तोड़ सकता है। सर, अगर वतन का हुक्म है तो जान भी कुर्बान है। आप सिर्फ ये बताइए, टारगेट क्या है? अपने मुल्क के लिए पीछे नहीं हटूंगी। भारत का एक सैन्य इलाका जहां ऐसे हथियारों का परीक्षण हो रहा है जिनकी जानकारी हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन वो इलाका तो पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता है सर। नामुमकिन सिर्फ डरपोकों के लिए होता है, और तुम डरपोक नहीं हो। तुम भारत में एक आम औरत बनकर जाओगी, न वर्दी, न पहचान, न कोई सहारा। ये एक ऐसा खेल है जहां एक गलती और सीधे मौत। अगर पकड़ी गई तो पाकिस्तान तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। सर, अगर मेरी पहचान मिटानी पड़े तो मिटा दीजिए, लेकिन मिशन अधूरा नहीं रहेगा। या तो मैं कामयाबी लेकर लौटूंगी या फिर कभी वापस नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस कहानी को पूरी सुने और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वो घटना जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक बेहद साहसी और खूबसूरत महिला अफसर को भारत में एक संवेदनशील मिशन के लिए तैयार किया था। उसका नाम था सीमा हैदर, जो अपने पद से पाकिस्तान की एक सीनियर पुलिस अफसर यानी ESP थी। सीमा हैदर को ISI के सीनियर अधिकारी ने जो काम सौंपा था वह था भारत के एक ऐसे सैन्य क्षेत्र की जासूसी करना जहां नए हथियारों का परीक्षण हो रहा था। उसे वहां से गुप्त जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान पहुंचानी थी। रात के समय एक गुप्त रास्ते से सीमा हैदर ने भारत पाक सीमा पार कर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में दाखिल हुई। उसने भिखारिन का भेष धारण किया हुआ था। साधारण और फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए थे और साथ में एक पुराना थैला भी ले लिया था जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद सुबह वह उस शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई जहां भारतीय सेना का गुप्त बेस मौजूद था। सीमा हैदर बेस के पास घूम ही रही थी, तभी एक जवान ने उसे देख लिया और उससे पूछने लगा, अरे ओ लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मैं भटक गई हूँ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। भटक गई हो या जानबूझकर आई हो? ये इलाका आम लोगों के लिए नहीं है। कुछ चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? साहब, भूख इंसान को बहुत दूर तक ले आती है। मुझे लगा शायद कहीं से थोड़ा खाना मिल जाए, इसलिए मैं आशा लगाकर इधर आई हूँ। यहाँ कोई घर नहीं है और न ही किसी को खाना देने की इजाजत। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आना सख्त मना है, समझी? यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक कॉलोनी है, वहां चले जाना, खाना मिल जाएगा। भगवान आपका भला करे साहब। फिर सीमा हैदर सीधे सैनिक कॉलोनी में पहुंच गई और अगले 4 दिनों तक वह सैनिक क्वार्टरों के आसपास भिखारिन बनकर घूमती रही। गली गली जाकर भीख मांगती, खुद को बेसहारा बताकर लोगों से मदद की गुहार लगाती। वह जानती थी कि सेना के लोग दिल के नरम होते हैं, इसलिए वह हर बार नया तरीका अपनाती। कभी बच्चों के सामने बैठकर रोने लगती तो कभी बुजुर्गों के सामने अपनी बीमार मां की झूठी कहानी सुनाकर 2 रोटियों की भीख मांगती। धीरे धीरे उसकी शक्ल कई घरों को पहचान में आने लगी और लोग उसे बेचारी समझने लगे। सेना क्षेत्र के पास ही एक पुराना और वीरान खंडहर हुआ कमरा था जो अब किसी काम में नहीं आता था। सीमा हैदर ने वहीं अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। रात को वहीं सोती और दिन भर सैनिक क्वार्टरों के आसपास भटकती रहती। एक दिन वह एक पूर्व सैनिक के घर भीख मांगने पहुंची। वह परिवार बहुत दयालु था। उन्होंने उसे खाना दिया और पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए। इसके बाद सीमा हैदर रोज वहां जाने लगी और धीरे धीरे उस परिवार सहित आसपास के कई लोगों का भरोसा जीतने लगी। अब वह सिर्फ खाने के लिए नहीं आती थी, बल्कि बातों बातों में दर्द, संघर्ष और देशभक्ति की झूठी कहानियां सुनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरती थी। इसी बीच उसने अपनी असली चाल शुरू की। उसने एक छोटा सा अत्याधुनिक स्पाई कैमरा अपने कपड़ों में छिपा लिया। अब वह सैनिक क्वार्टरों के पास घूमते हुए चुपचाप फौजियों की बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। कभी आपसी बातें, कभी मीटिंग के बाहर से आती रणनीति की आवाजें, तो कभी हथियारों से जुड़ी जानकारियां। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह धीरे से अपने उसी बंकर नुमा कमरे में लौट जाती। उस वीरान बंकर नुमा कमरे में सीमा हैदर ने एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रांसमिशन डिवाइस छिपा रखा था। वहीं से वह अपनी रिकॉर्ड की हुई जानकारियां चुपचाप पाकिस्तान भेजती रहती थी। इतने दिनों तक किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे कोई चाल नहीं चलती। पास के ही क्वार्टर में रहने वाला एक जवान हितेश कुमार, जो बेहद होशियार और अनुशासित सिपाही था, उसकी हरकतों पर गौर करने लगा।
उसे बार बार यही सवाल परेशान करता था। अरे यार, ये इतनी सुंदर और संभली हुई महिला इस हालत में क्यों है? ये सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही क्यों जाती है? और सबसे बड़ी बात, वो रात होते ही अचानक कहां गायब हो जाती है? कुछ तो चक्कर है यार इसका। एक दिन हितेश ने रास्ते में ही सीमा हैदर को रोक लिया और उससे सवाल किया। एक मिनट रुकिए मैडम, तुम्हारे लिए मेरे मन में एक सवाल है जो हर रोज मेरे मन में खटकता है। पूछिए साहब, जो भी सवाल है पूछिए। तुम रोज इसी रास्ते पे दिखती हो, तुम देखने में सुंदर हो, सलीकेदार हो, फिर इस हालत में क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। किस्मत ने ही मेरे हालातों को ऐसा कर दिया साहब। पूरा नाम बताओ। अब कोई पूरा नाम नहीं रहा साहब। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरे पति की मौत हो गई। क्या मौत? हाँ, उसी दिन से मेरी दुनिया उजड़ गई। अनपढ़ हूँ साहब, इसलिए भीख मांगकर ही पेट भरती हूँ। कुछ देर के लिए हितेश शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक की एक हल्की सी लकीर खींच चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस महिला पर नजर रखेगा। अब हितेश अपनी ड्यूटी के साथ साथ चुपचाप उस भिखारिन की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। वह देखता कि वह किस किस घर जाती है, किन लोगों से बात करती है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह औरत सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही जाती थी। आम नागरिकों से उसका कोई लेना देना नहीं था। हितेश के मन में लगातार सवाल घूम रहा था, उसका असली ठिकाना क्या है? वह रात को कहां चली जाती है? हितेश का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। एक रात उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वह दूर से दीवारों के सहारे छिपता हुआ उसके पीछे चलता रहा। सीमा हैदर उसी पुराने खंडहर के अंदर पहुंच गई जहां वह रहा करती थी। हितेश बंकर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर सीमा पर नजर रखने लगा। फिर 5 मिनट बाद हितेश ने खंडहर की टूटी खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। अंदर सीमा हैदर बिल्कुल अलग रूप में थी। फटे कपड़े नहीं, बल्कि साफ सुथरे कपड़ों में थी। उसके हाथ में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिससे वह लगातार तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स भेज रही थी। सामने खुले नक्शे पड़े थे जिन पर भारत के कई सैन्य केंद्रों के नाम साफ लिखे थे। तभी वह धीमी आवाज में उर्दू में बात करने लगी। हितेश समझ गया, वह सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तान के किसी अधिकारी से बात कर रही थी। हितेश का खून खौल उठा। उसने खुद से कहा, अरे यार, ये तो मेरी सोच से भी ऊपर निकली। मतलब ये है हमारे दुश्मन है। अगर इसे अभी पकड़ लिया जाए तो ये पता नहीं चल पाएगा कि इस साजिश की जड़ें कहां तक फैली हैं। इसका नाटक थोड़ा और देखना पड़ेगा। वह बिना कोई आवाज के वहां से अपने क्वार्टर लौट आया, लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह हितेश सीमा को एक पेड़ के पीछे एकांत में ले गया। उसने सीधे शब्दों में कहा, अब कोई नाटक नहीं सीमा, साफ साफ सच बोलना। कौन हो तुम और पाकिस्तान को क्या भेज रही थी? क्या मतलब साहब? हाँ, मेरा मतलब वही है जो तुम सबसे छुपा रही हो। बताओ, तुम पाकिस्तान को क्या भेज रही थी? अगर मैंने सच बता दिया तो क्या तुम मुझे तुरंत पकड़वा दोगे? ये सब तुम्हारे जवाब पे निर्भर करता है। कुछ पल की खामोशी के बाद सीमा हैदर ने सच स्वीकार किया। कि मैं सब कुछ सच बताती हूँ। मैं पाकिस्तानी अफसर हूँ। मुझे यहाँ एक गुप्त मिशन पे भेजा गया था। तो अब क्या करोगी तुम? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। तो क्या अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं? नहीं साहब, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस मुझे बचा लीजिए। मैं आज से पाकिस्तान में कोई जानकारी नहीं भेजूंगी, अल्लाह की कसम। हितेश एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह वर्दी में था, लेकिन उसका दिल कुछ और ही सोचने लगा। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। सीमा उसे सामने से ऐसे देख रही थी जैसे वह पूरी तरह खुद को समर्पित करने को तैयार हो। कुछ देर चुप रहने के बाद हितेश ने बस इतना कहा, सुनो, एक काम करो, आज शाम मेरे घर आ जाना, तब तय करूंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। शाम को अच्छे से तैयार होके आऊंगी। शाम को मिलते हैं सर। शाम होते ही सीमा हैदर ने साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल संवारे और हितेश के क्वार्टर में पहुंच गई। वह रात दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी। यह नजदीकी तन की थी, मन की थी, या सिर्फ छल था, यह साफ नहीं था। लेकिन उस रात से उनके बीच एक नए रिश्ते ने जन्म ले लिया और अगले दिन से सीमा हैदर ने पाकिस्तान को कोई भी डाटा भेजना बंद कर दिया। हितेश ने उसका सैटेलाइट फोन
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए। प्यार था, लेकिन देश पहले था। हितेश अब एक गहरी मानसिक उलझन में जी रहा था। एक ओर सीमा हैदर की मोहब्बत थी जो उसके दिल की गहराइयों तक उतर चुकी थी, दूसरी ओर देशभक्ति और संदेह था जो उसकी आत्मा को लगातार झकझोर रहा था। अब सीमा हैदर पहले जैसी चुप नहीं रहती थी। वह हितेश से अपने जीवन के बारे में खुलकर बातें करने लगी थी। अपने अतीत की झूठी कहानियां सुनाकर वह उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती। दोनों शाम को साथ बैठते, बातें करते, खाना खाते और फिर साथ समय बिताते। हितेश अक्सर सोचता, क्या सच में इसके पीछे कोई मजबूरी है या ये सब मेरे साथ कोई नाटक कर रही है। उधर पाकिस्तान में आईएसआई बेचैन हो चुकी थी। लगातार सीमा हैदर से डांटा न मिलने पर वहां हलचल बढ़ने लगी। आखिरकार एक विशेष ऑपरेशन कहर की योजना बनाई गई। यह ऐसा मिशन था जिसमें भारत में छिपे एक अफसर की निष्क्रियता को देखते हुए बल प्रयोग के जरिए ध्यान भटकाने का फैसला लिया गया। कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान में आईएसआई के एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अब सीमा हैदर को भूल जाओ। या तो वो पकड़ी जा चुकी है या फिर मर चुकी है, इसीलिए वो कोई जानकारी नहीं भेज रही। अब इंतजार खत्म हुआ, अब हमें ही कुछ करना होगा। अब समय आ गया है मैदान में उतरने का। इसके बाद 4 प्रशिक्षित आतंकवादियों को राजस्थान की सीमा से भारत में घुसाया गया। उनका लक्ष्य था सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की एक गुप्त बैठक पर हमला करना। इधर भारत में हितेश के पुराने सैन्य संपर्कों ने उसे बताया कि सीमा पर हलचल बढ़ गई है। हितेश को कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था। वह सतर्क हो गया। उसने सीमा हैदर को पकड़ लिया और सीधे सवाल किया, सीमा, कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? सीमा हैदर चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अरे अब तो विश्वास करो हितेश, तुम्हारे लिए घर, परिवार, मुल्क सबको छोड़ दिया है। क्या अभी भी मेरे ऊपर डाउट है? अब हितेश पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। उसने सीमा हैदर की गहराई से तलाशी ली और एक छुपा हुआ डिवाइस बरामद किया, एक विशेष कैमरा जो अब भी सक्रिय था। हितेश ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली। उस रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई। हितेश गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम अब भी पाकिस्तान से जुड़ी हो? वे भारत पे हमला करने वाले हैं। मुझे माफ कर दो हितेश, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे लोग हमला करने वाले हैं। एक पल के लिए हितेश का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में भावना नहीं, एक सैनिक की सख्ती थी। अंततः वह दिन आ गया, तब आतंकवादियों ने हमला किया। लक्ष्य था सूबेदार हुकुम सिंह का घर, जहां सेना के कुछ अफसर गुप्त बैठक कर रहे थे। लेकिन भारतीय सेना के जवान और पुलिस पहले से पूरी तरह तैयार थी। गोलियों की बौछार हुई, धमाके गूंजे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हितेश और उसकी यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में एक एक करके सभी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। एक आतंकी के पास से कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद हुए, जिन पर सीमा हैदर के हस्ताक्षर और कोड वर्ड साफ दिखाई दे रहे थे। अब किसी तरह का शक बाकी नहीं रहा। सीमा हैदर का अतीत पूरी तरह सामने आ चुका था। हमले के 2 दिन बाद हितेश ने सीमा हैदर को बाहर बुलाया और शांत स्वर में कहा, अब किसी तरह का शक बाकी नहीं रहा सीमा। तुम्हारा अतीत हमारे सामने पूरी तरह आ चुका है। हमले के बाद तुम्हें यहां बुलाने का सिर्फ एक कारण है कि अब तुम पाकिस्तान जा सकती हो। तुम्हारी दी हुई सारी जानकारी हमारे पास है। कुछ समय तक तुमने वफादारी दिखाई, इसलिए फिलहाल तुम पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना सीमा, तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास हमेशा रहेंगे। हितेश, मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैंने दिल से तुमसे मोहब्बत की है। मुझे इस तरह से जुदा मत करो। ये मोहब्बत नहीं थी सीमा, ये सिर्फ एक भ्रम था और मैं भ्रम में जीने वाला इंसान नहीं हूं। हितेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद एक गुप्त रास्ते के जरिए सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचते ही वह दोबारा आईएसआई से जुड़ गई। 6 महीने बीत चुके थे। इधर भारत में हितेश कुमार को एक नए गुप्त मिशन पर भेजने की योजना बनाई जा रही थी, ऑपरेशन फतह। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए था। लेकिन हितेश को यह पता नहीं था कि इस मिशन के अंदर एक और परछाई छिपी है, सीमा हैदर। आईएसआई ने सीमा हैदर को दोबारा सक्रिय कर दिया था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं था। इस बार उसका मिशन था हितेश कुमार की हत्या। कराची में हुई एक गुप्त बैठक में जनरल इकबाल ने उससे कहा, जो तुम्हारे दिल में रह गया है उसे खत्म कर दो, फिर इस खेल से आजाद हो जाओ। सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसके चेहरे पर अब न भाव थे न गुस्सा। उधर हितेश पाकिस्तान में घुस चुका था, नया भेष, नई पहचान और सिर्फ 2 साथियों के साथ। लक्ष्य था लाहौर के बाहरी इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री, जहां हथियार और बम बनाए जा रहे थे और वही हथियार भारत भेजे जा रहे थे। जैसे ही हितेश फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। काले बुर्के में खड़ी सीमा हैदर। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर सैनिक बन गया। उसने अपने साथी से कहा, अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, यह पर्सनल भी हो गया है। हितेश ने फैक्ट्री पर हमला कर दिया। तेज धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकी इधर उधर 3 भागने लगे, लेकिन तभी चारों ओर से गोलियां बरसने लगी। अचानक हितेश और उसके साथियों को आतंकियों ने घेर लिया था। तभी सामने से एक औरत आई और अपनी बंदूक से गोलियां चलाकर 2 आतंकियों को ढेर कर दी। वह थी सीमा हैदर। हितेश ने कहा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मेरी आत्मा अब खामोश नहीं रह सकती हितेश। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को आजाद करने आई थी। ये भी कोई चाल तो नहीं? मुझे तुम्हारे देश से माफी चाहिए, मैं सारी सच्चाई उजागर कर दूंगी। बस मुझे एक मौका दो। भारतीय एजेंसियों ने सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया। उसके बयान इतने विस्फोटक थे कि भारत सरकार को तुरंत संयुक्त राष्ट्र तक फाइल भेजनी पड़ी। उसने आईएसआई के ऑपरेशन कहर, आतंकी फंडिंग और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ उजागर कर दिया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब साबित कर दिया। हितेश कुमार ने मीडिया से बस एक बात कही, एक गद्दार ने आखिरकार इंसानियत चुनी, क्योंकि उसने एक भारतीय जवान से मोहब्बत की है। हम नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीतते हैं। सीमा हैदर को भारत की जेल में रखा गया। उसने जीवन की सारी मोहमाया त्याग दी। जेल में वह रोज गीता पढ़ती और अपने कर्मों का प्रायश्चित करती थी। एक दिन हितेश उससे मिलने जेल आया। सीमा हैदर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हितेश, मैंने तुम्हें खोकर अपने आप को पाया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सांस इसी मिट्टी में हो। देश से गद्दारी की माफी नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को शांति जरूर मिल सकती है। मुझे अब वापस अपने कैंप पर जाना। तुम अपना ध्यान रखना। आई डोंट अंडरस्टैंड। 6 वर्ष बीत चुके थे। ऑन ऑपरेशन फतह की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से निकलकर इतिहास की किताबों एक में दर्ज हो चुकी थी। सीमा हैदर, जो कभी अपने देश के लिए जासूसी करती थी, अब 6 साल की सजा पूरी करने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवीय आधार पर रिहा की जा रही थी। देखिए, हम आप सभी देशवासियों की भावना को समझ सकते हैं। आप सभी की बातें मानना हमारा कर्तव्य है। देखिए, ये फैसला भारत सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हमने आप सभी के विचार और भावनाओं की पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय आधार पर हमें ये निर्णय लेना पड़ा। उम्मीद है आप सभी हमारे फैसले से खुश होंगे। यह फैसला भारत सरकार के लिए आसान नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय आधार पर यह निर्णय लेना पड़ा। रिहाई के दिन जेल के बाहर कोई मौजूद नहीं था, सिवाय एक के, हितेश कुमार। सीमा हैदर चुपचाप उसके सामने खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। हितेश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चलो सीमा, तुम्हें तुम्हारे वतन की सरहद तक छोड़ देता हूं। गाड़ी चल पड़ी। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी थी, वह खामोशी जो हर शब्द से भारी होती है। अटारी बॉर्डर तक का सफर लंबा था। हर किलोमीटर के साथ उनकी सांसें एक दूसरे की नजदीकी और दूरी दोनों को महसूस कर रही थीं। क्या हुआ सीमा? बहुत गुमसुम हो। क्या सोच रही हो तुम? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। मैंने तुम्हें सजा दी है सीमा, अब मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। सीमा हैदर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। अटारी वाघा सीमा पर दोनों आखिरी बार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स, दूसरी तरफ भारतीय जवान। बीच में लगी कंठीली बांट जैसे उनके दिलों के बीच की दूरी को बयान कर रही थी।
जाते जाते सीमा हैदर ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाए हो हितेश? मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, पर मेरा दिल तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। अब मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करता हूं। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना हितेश। अब मुझे जाना होगा हितेश। पता नहीं अब कब तुमसे मुलाकात होगी। सीमा हैदर ने सिर झुका लिया। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरी और अब वह पाकिस्तान की सीमा में आ चुकी थी। अब उसे न कोई नाम चाहिए था, न कोई पहचान, उसे बस आजादी चाहिए थी। 8 महीने बाद हितेश को पाकिस्तान से एक चिट्ठी मिली। प्रिय हितेश, तुम्हारे देश ने मुझे सजा दी, लेकिन तुमने मुझे आत्मा दी। अब मैं मुल्तान में एक स्कूल चलाती हूँ, जहाँ लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हैं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। मैं अब तुम्हारी नहीं, लेकिन किसी और की गुलाम भी नहीं। हितेश ने चिट्ठी को चूमकर अपनी किताब के अंतिम अध्याय में रख दिया। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अरे बुढ़े, तूने तेरी जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए देख भी है क्या? तुम जैसे गरीब रोज आ जाते हैं यहाँ बैंक में हमारा टाइम खराब करने करे। मेरे अकाउंट में रुपए हैं, मुझे बस मेरे रुपए निकाल के दे दो। चाहिए। चल गरीब, निकल यहाँ से, वरना हम तुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। कि भाग गया। अरे तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये इस बैंक के मालिक हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस बैंक के मालिक हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। सुबह का समय था। सभी दुकानें सज चुकी थीं। उसी समय शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्ध बैंक के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे था, जिनका नाम था जगदीश प्रसाद जी। जैसे ही वो बैंक के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। गार्ड की नजरों में साफ साफ लिखा था, तुम यहां क्या करने आए हो? जगदीश प्रसाद जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही कर्मचारी और ग्राहक उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जगह पर आ गया हो। वह धीरे धीरे चलकर काउंटर की तरफ बढ़े। एक काउंटर पर पूछताछ लिखा था, जहां करिश्मा नाम की एक 28 साल की महिला बैठी थी। करिश्मा अपने काम से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। जगदीश प्रसाद जी ने बहुत ही विनम्रता से करिश्मा से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने थे। करिश्मा ने अपनी नजरों से उन्हें घूर कर देखा। एक बूढ़ा आदमी साधारण धोती कुर्ते में पैरों में घिसी हुई चप्पलें पहने खड़ा था। करिश्मा ने मन ही मन सोचा, शायद पेंशन के 1500 रुपए निकालने आया होगा। उसने बेरुखी से कहा, तो निकालो ना, मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर। जगदीश प्रसाद जी ने कहा, बेटी मुझे चेक से रुपए निकालने हैं। करिश्मा ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, ओहो, चेक से कितने निकालने हैं? 2000। जगदीश प्रसाद जी ने कहा, नहीं, मुझे 1 लाख रुपए नकद निकालने हैं। यह सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। करिश्मा ने कहा, क्या कहा? जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? भिखारी कहीं के। चलो निकलो यहां से, मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। जगदीश प्रसाद जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है, तुम बस एक बार चेक तो देख लो। करिश्मा अब चिल्लाने लगी थी, चलो निकलो यहां से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। जगदीश प्रसाद जी हक्के बक्के रह गए। यह हंगामा सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई थी। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा अपनी कांच की केबिन से बाहर निकला। मिस्टर शर्मा एक नंबर का घमंडी और चापलूस इंसान था। उसने दूर से ही माजरा समझ लिया। शर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहां? करिश्मा, ये कौन हंगामा कर रहा है? करिश्मा को जैसे और बल मिल गया। उसने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, ये कोई भिखारी ही है कि यहां से जाओ तो जाता क्यों नहीं? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर चला आए। राम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा पैसा है इस बैंक में।
मिस्टर शर्मा ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर जगदीश प्रसाद जी को जोर से सीने पर धक्का दे दिया और गुस्से से कहा, निकल यहां से। धक्का इतना जोरदार था कि 65 साल के जगदीश प्रसाद छा गया। फिर मैनेजर गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं बैंक का माहौल खराब करने। गार्ड ने जगदीश प्रसाद जी की बांह पकड़े और उन्हें घसीटते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर कर दिया। जगदीश प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर देखा। करिश्मा अपनी जीत की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। मिस्टर शर्मा अपनी टाई ठीक करता हुआ वापस अपने केबिन में जा रहा था और बाकी ग्राहक वह सब ऐसे अपनी अपनी जगह लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना।